आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वाले लेक्चर में समाकलन में यह अध्ययन किया था कि कुछ स्टैंडर्ड और बेसिक से बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम देखे थे। आज उसी से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो बेसिक के हैं। उस बेसिक के क्वेश्चन ये इसको कराने के बाद फिर हम इसके बाद समझते हैं कि यदि किसी समाकलन में कांस्टेंट जुड़ा रहता है उसका समाकलन कैसे कहते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद उसको समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में हमारा क्लास 12 के चैप्टर है, ठीक। इंटीग्रेशन या समाकलन, ठीक। क्या है? समाकलन। हम समाकलन देख रहे हैं। देखिए समाकलन में हम बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा एक है, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। इसका समाकलन कैसे है? x³ - x² प्लस में x - 1। क्या दिया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर दिया है x³ - x² प्लस में x - 1 अपान में x - 1 का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसका हम समाकलन कैसे करते हैं। इसका समाकलन बेसिकली हमको सबसे पहले करना ये होता है कि इधर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट कर देते हैं कि मतलब सबसे पहले देखिए ये वाला टर्म दिया ऊपर वाला जो हमारा न्यूमिनेटर है। न्यूमिनेटर क्या है? न्यूमिनेटर हमारा ये x³ - x² प्लस में x - 1, यहाँ पर x - 1 भाग दिया है, ठीक। क्या दिया हुआ? भाग दिया हुआ। तो इसको पहले हम इस तरह सॉल्व करते हैं। एक मिनट। सबसे पहले इस वाले टर्म को हल करते हैं। तो देखिए इसको हम हल करने के लिए जो इसके अंदर में दिया है, ठीक, अंदर में जो ये हमारा दिया है इसमें हम क्या करते हैं, जिसे हम भाग देते हैं उसके पहले, मतलब यहाँ पर न्यूमिनेटर के पहले पद से, ठीक, डिनोमिनेटर के पहले पद से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर होता है x³ अपान में x। तो ये हमारा कट करके क्या आएगा? x² आएगा। तो इस x² के यहाँ पर लिखेंगे और इसी x² को हम क्या करते हैं, जिसे हम भाग देते हैं उसमें हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाइड करते हैं, देखिए क्या होता है, x² है तो x³ हो जाएगा। फिर इसमें करते हैं तो माइनस का x² हो जाता है। अब इसी वाले टर्म को उठा करके हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए क्या होता है, x³ - x² हो जाता है, ठीक, x² हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, चिन्ह इसका देखिए बदल लीजिए, ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें घटाइए तो देखिए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए ये वाला x है, प्लस में वैल्यू है, तो ये वाले प्लस को हम माइनस को दोनों को उतार लेंगे, ठीक। ये हमारा उतर गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसके पहले पद से हम उसी तरह भाग देंगे जैसे हम पहले दिए थे। तो ये हमारा कट करके 1 आएगा। लेकिन आपको देखना ये इस बात, ये जो 1 आया हुआ है, अब इस 1 का मल्टीप्लाइड आपको x - 1 में करना है। तो कीजिए x और ये माइनस का 1 आया ना। तो ये अंदर मल्टीप्लाइड किए तो क्या हुआ, x - 1 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में, ये वैल्यू प्लस में थी इसलिए हमने प्लस से भाग दिया। अगर माइनस में थी तो यहाँ पर माइनस आता है, तो ये हमारा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से यही चीज़ें जो है कि सेम लिखेंगे, ये जो आया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे x - 1, चिन्ह बदलिए, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हमारा 0 हो गया। यहाँ पर प्लस प्लस सॉरी देखिए इसको भी 0 होना है, तो इसलिए इसको करते हैं कि हमारा देखिए जब इससे मल्टीप्लाइड किए तो x और यहाँ अंदर किए तो माइनस। तो ये हमारा टोटल जो है कि हमारा टोटल क्या हो गया, प्लस में वैल्यू है तो ये भी माइनस में कर लेते हैं, ठीक। देखिए मिस्टेक हो रहा था क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये भी हमारा 0 आ गया। तो बचता क्या हमारा है, भागफल में हमारा क्या आता है, हमारा x²
+1 आता है। तो हम इसका जब समाकलन करते हैं तो इसी भागफल का जो आया हुआ है इसी का हम समाकलन करते हैं, तो हमारा आ जाता है कैसा, तो यहाँ प्लस में 1 आया हुआ है और इसको x से सापेक्ष करना है। तो अब हम क्या करते हैं कि समाकलन दोनों का लेंगे, ठीक, x² dx प्लस में इंटीग्रेशन dx 1 dx, ठीक, ये आ गया। अब हम करते क्या, फार्मूला लगाते हैं, x पावर n में अगर समाकलन करना है इसका समाकलन क्या होता है, x पावर में n+1 अपान में n+1, ये हमारा फार्मूला आते थे, फार्मूला दोनों पर लगेगा, लगाइए। इसका देखिए यहाँ पर होगा, एक्चुअली यहाँ पर x² 2 + 1 अपान में 2 + 1, फिर इसके बाद 1 बाहर है, या 1 बाहर नहीं लेंगे, इसका जो है कि 1 का समाकलन x हो जाता है, तो इसको x करेंगे प्लस का कांस्टेंट c। तो देखिए अब हमारा आंसर क्या मिलता है, आंसर ये मिलता है कि x³ अपान में 3 प्लस में x प्लस कांस्टेंट c, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा समाकलन निकल जाता है। इस प्रकार का हमने आंसर प्राप्त कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं समाकलन में यदि कोई कांस्टेंट अगर किसी फलन में, त्रिकोणमिति हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल जो भी हो, लॉगरिथमिक, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड में हो तो उसका समाकलन कैसे करते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि किसी भी समाकलन में किसी अदर फलन के साथ अगर कांस्टेंट गुणा के रूप में हो, एक कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाइड के रूप में हो, तो समाकलन उसका कैसा करते हैं, उसका समाकलन कैसे होगा। देखिए हम क्या करते थे कि यदि हमारे पास कोई फलन था, उस फलन का जब हम अवकलन करते थे, क्या करते थे, अवकलन जब करते थे तो हमको क्या मिलता था, ये हमको मिलता था f'(x), ये हमको डेरिवेटिव प्राप्त होता था, ये हमको क्या मिलता था, ये हमको डेरिवेटिव प्राप्त होता था, ठीक, डेरिवेटिव प्राप्त होता था। अब इसी फलन में इसका क्या हुआ, इसी का अगर हम क्या करें, समाकलन कर दें, यदि f'(x) का यदि समाकलन कर दें तो वापस में ये फलन प्राप्त हो जाता है, f(x) प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि फलन में डेरिवेटिव यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं a f'(x) का, ठीक, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा वाला है, f'(x) का है, तो इसका समाकलन क्या होता है, इसका जो है कि ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है और ये हमको मिलता है, सॉरी ये f'(x) नहीं, f(x) है, ठीक, ये हमारा f(x) है। हम क्या करते हैं, ये समाकलन बाहर हो जाता था और मिलता क्या था, f'(x) प्राप्त होता था, ठीक, क्या मिलता था, f'(x). यहाँ तक तो बात समझ में आई आपको कि यदि किसी भी फलन का हम डिफरेंशिएट करते थे, जैसे हमने f(x) का क्या है, ये हम f(x) का अवकलन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, तो हमको इसका डेरिवेटिव क्या प्राप्त होता था, f'(x) प्राप्त होता था। बात समझ में, क्या प्राप्त होता था, f'(x) प्राप्त होता था। लेकिन यदि हम f'(x) का अगर समाकलन करते थे तो पुनः वापस से ये फलन हो गया, प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई, वापस से अगर यदि हम इसका समाकलन कर दें तो वापस से ये जो फलन है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव में यदि f(x) के साथ में कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड में हो तो वो उसका हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, वो मतलब अवकलन के बाहर हो जाता था, तो हमको उसका डेरिवेटिव इस तरह मिलता था, कांस्टेंट बाहर हो गया, f'(x) प्राप्त होता था। अब इसी तरह हमारा आता है, यदि हम इसका समाकलन करें, ठीक, इस फलन का हम समाकलन करते हैं, इसका फल यदि हमको क्या दिया है, डेरिवेटिव a f'(x), इसका हम समाकलन यदि करते हैं तो हमको क्या मिलता है, समाकलन करने से पहले यह कांस्टेंट बाहर हो जाता है, ठीक, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। जब कांस्टेंट बाहर हो जाता है तो क्या होता है, ये हमको क्या प्राप्त होता है, f'(x), ठीक, f'(x) a, मतलब कि समाकलन करने से पहले जो कांस्टेंट फंक्शन के साथ में है उसको हम समाकलन करने से पहले उसको बाहर कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये हमको मिल गया ये फार्मूला। तो
इस तरह से हम जो किसी भी फंक्शन में यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में हो तो समाकलन करते वक्त उस कांस्टेंट को हम क्या कर लेते हैं, समाकलन के बाहर कर लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि इसका समाकलन कैसे होता है। देख इस तरह से, मतलब ये हमारा कहने का मतलब है कि यदि किसी भी फंक्शन में या किसी भी डेरिवेटिव में क्या यदि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में हो तो समाकलन करते वक्त कांस्टेंट को समाकलन के बाहर कर लेते हैं, मतलब कांस्टेंट जो होता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। ठीक, चलिए इस पर क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की कुछ इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दे देता है, यहाँ पर दे दिया, इसी बुक से हम उठा रहे हैं, तो यदि दे दिया इंटीग्रेशन में, यहाँ पर दे दिया कि यहाँ दे 16x पावर 7, मान लीजिए 7 दिया है, क्या दिया है 7 दिया है, और इसका कह रहा है कि आप x के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए, तो x सापेक्ष यहाँ दिखाएंगे। ठीक, और हमारा 16 है, तो यहाँ पे 16 क्या है, 16 हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, तो हम 16 को बाहर ले लेते हैं। चलिए बाहर लेते हैं, समाकलन करते वक्त कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। तो देखिए ये हमारा समाकलन के बाहर हो गया, ये बचता है x पावर में 7 और ये बचता है dx। बात समझ में आई, dx है। अब x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लिए इस फॉर्मेट से, इस वाले फार्मूले से। कह रहा है कि यदि डेरिवेटिव में अगर कांस्टेंट हो तो समाकलन करते वक्त, इंटीग्रेशन करते वक्त कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। तो देखिए हमने कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब इसी में x पावर n वाला रूल लगाएंगे। रूल क्या लगाएंगे, यदि समाकलन में x पावर n हो, ठीक, तो उसका समाकलन करते वक्त क्या करते हैं, x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 ये होता है, प्लस इसके साथ कांस्टेंट c ऐड करते हैं। तो इसमें यही वाला रूल लगाइए, ये वाला आपका रूल इसमें लगेगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर 16 को ऐसे रखेंगे और हमारा इसमें रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा x पावर में 7 प्लस 1 अपान में 7 प्लस 1 ये हो गया। प्लस इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट c, समाकलन का यदि चिन्ह हटा तो आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ेगा। ठीक, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा 16 और 7 प्लस 1 8, तो x पावर में 8 अपान में 8। ठीक, अब देखिए आप यहाँ से प्लस इसके साथ कांस्टेंट c को ऐड करते हुए चलेंगे। अब होता क्या है, आप इससे इसको कट करेंगे। ठीक, तो ये देखिए कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कटेगा 2 बार में, क्योंकि 8 2 जा 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है 2x पावर में 8, ठीक, और प्लस में कांस्टेंट c। इस तरह ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, इसका समाकलन निकल गया। हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया। बात समझ में आई कि कैसे करना है। किसी भी फंक्शन के अगर साथ में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में हो तो उस फलन को क्या करेंगे, समाकलन करते वक्त जो उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में उसको समाकलन के बाहर कर लेंगे, एज इट इज़, लाइक एज दैट। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला वाला ले लेते हैं। इसमें देखिए ये वाला जो a-f(x) प्राप्त होता है, ये हमको क्या मिलता है, ये तो इंटू में है, जब हमने अवकलन के बाहर कर लिया तो क्या मिला, a(f(x) इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस फलन का यहाँ पर अवकलन किए हम, समाकलन किए, तो देखिए इस फलन को उठाकर हमने x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, तो यहाँ पर कांस्टेंट बाहर हो गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इसमें छूट गया था। चलिए अगला वाला लेकर देखते हैं। अगला वाला फलन हमारा ये है कि दिया है, क्या दिया है, इधर से देख लेते हैं। दिया है समाकलन में दिया है 10 दिया dx अपान में x। ठीक, अब इसको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक, इसको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए इसका समाकलन हम करेंगे, तो यहाँ पर 10 कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पर 10 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कीजिए, समाकलन लगाइए dx अपान में x। अच्छा देखिए ये dx को हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, 1 अपान में dx, कोई दिक्कत, इसे मल्टीप्लाई करो सेम फलन बनाएगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि एक्स सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए होता क्या है, हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला में क्या पढ़ा था, यदि आपको a1/x दिया है, अगर यदि आपको इसका समाकलन करना है तो ये समाकलन हो जाता है log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये होता है क्योंकि 1/x है, तो इसका हम सीधा लगा देते हैं log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c, x का मान चूँकि 0 से बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाइए, तो यहाँ पे लगाए 10, ये हमारा हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर, हमको ये इंटीग्रल मिल गया। ठीक, इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगला वाला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है 8 sin x, क्या दिया है 8 sin x, ये वाला समझ में आया, तो ये तो फार्मूला था, इसको हम रब कर देते हैं फार्मूले में जो कि हमने बताया है सब कुछ। तो अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि दिया है इंटीग्रेशन 8 sin x और इसको हमको क्या करना है, x सापेक्ष समाकलन करना है। अब समाकलन करना है तो 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो आप क्या करेंगे 8 को बाहर करेंगे, आप यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे sin x, फिर इसको x सापेक्ष समाकलन करेंगे। जब आप समाकलन करेंगे तो sin x का फार्मूला हम तो जानते हैं cos x होता है। ठीक, cos x होता है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये हमारा होता है cos x। ठीक, cos x और प्लस में कांस्टेंट c, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। इसमें होता क्या है, आप एक चीज़ और देखिए, आप वहाँ पर जब डेरिवेटिव करते थे तो वहाँ पर जब आप cos का जब आप डिफ्रेंसिएशन करते थे तो हमको क्या मिलता था, माइनस का sin x मिलता था। ठीक, इसी sin x का पहले डेरिवेटिव है, तो इसी डेरिवेटिव को sin x का हम यदि समाकलन करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस का cos x मिलता है। तो इस तरह यहाँ पर माइनस c लगाएंगे, और ये c यहाँ पर न लगा करके यदि हम इसको पहले लगा लें तो 8 यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस प्रकार हमारा ये फाइनल आंसर मिल गया। ठीक, क्या मिल गया, इसका फाइनल इंटीग्रल हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको ध्यान देना है कि cos का कहाँ पर डेरिवेटिव क्या था, अब क्या है। जैसे cos x पहले देखिए ये और मिलता था sin x, लेकिन अब sin x करेंगे तो माइनस का cos x मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला वाला एग्जाम्पल है, दिया है e टू द पावर x प्लस a का x सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करना है, इसको ऐसे करना है कि आप जो है कि यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि इसको रफ कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटीग्रेशन में दिया है e टू द पावर x प्लस a, और हमको x सापेक्ष ये समाकलन करने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं इसको क्या इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू में e टू द पावर a, क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये बेस सेम रहेगा तो घातांक जुड़ जाएंगे, तो इस तरह इस फॉर्मेट में आ जाता है जुड़ करके, इसलिए हमने यहाँ पर अलग अलग कर लिया। पहली बात समझिए, कहने का मतलब ये है कि यदि क्या है, बेस आधार सेम है तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो इसलिए देखिए ये आधार सेम है इसलिए घातांक यहाँ पर जुड़े थे, अब हमने अलग अलग कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, तो देखिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, जो e टू, ये देखिए एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है। बात समझ में आई, ये हमारा कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो इसको समाकलन करने से पहले इसको बाहर कर लीजिए, तो इसको अब बाहर कर लीजिए, इसको बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर a इंटीग्रेशन में e टू द पावर x, ये हमारा dx। बात समझ में आई कैसे करना है। तो ये हमारा देखिए क्या होता है, ये हमारा e टू द पावर a और इसका e पावर x का करेंगे तो e पावर x ही होता है। ठीक, क्या होता है, e पावर x ही होता है, और प्लस में कांस्टेंट c इसके साथ ऐड होगा, लेकिन यदि माइनस में यहाँ रहता है तो यहाँ पर सामने माइनस लग जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस कांस्टेंट c, तो इस प्रकार हमारा ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया, इंटीग्रल प्राप्त हो गया। ठीक, ध्यान में देते हुए चलेंगे, इतनी सारी चीज़ें हो गई। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला वाला है, ये हमने केवल उस फलनों के लिया है जिसके साथ कांस्टेंट जुड़ा हो, मल्टीप्लाइड में हो, जुड़ा नहीं हो, मल्टीप्लाइड में हो, तो उसका समाकलन हम क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को
समाकलन करने से पहले हम समाकलन के बाहर ले लेते हैं, बस इतनी से ध्यान रखना है आपको। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया था इसका जो डेरिवेटिव प्राप्त हुआ था ए एफ डैश एक्स, इसका हम समाकलन करते हैं तो हमको पुनः ये फलन मिल जाता है जिसका कि पहले ये डेरिवेटिव रहा था, मतलब कि जो डिफ्रेंशिएट जिस फलन का करना था, तो उस प्रकार मिल गया। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं, हमने 3 ले लिए। चलिए अब अगला वाला समस्या हम जान लेते हैं कि दो फलनों का योग या अंतर हो तो उस फलन का हम समाकलन कैसे करते हैं। क्या दिया है कि दो फलनों से योगफल अथवा अंतर का समाकलन, योगफल या अंतर का समाकलन। देखिए होता क्या है, यदि आपको दे दिया इंटीग्रेशन में दे दिया f1 इधर देख ले f1 डैश एक्स का आपको समाकलन करना है, तो इसका आपको इंटीग्रल क्या प्राप्त होता है, इंटीग्रल हमको एफ एक्स प्राप्त होता है। ठीक, ये क्या होता है f1 एक्स प्राप्त होता है। ठीक, अब यदि हम इस f1 एक्स का हम क्या कर देते हैं, यदि हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, f1 एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो वापस से हमको क्या मिल जाता है, f1 डैश एक्स मिल जाता है। ठीक, हमको डेरिवेटिव प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है इस फलन का हम यदि समाकलन किए तो हमको ये प्राप्त हो गया। ठीक, ये f1 है, ये इसको आप ध्यान में रखिए, ये डैश नहीं है, ये 1 है। ठीक, ये 1 है। अब देखिए कहने का मतलब है कि यदि हम एफ डैश 1 एक्स का समाकलन करते हैं, f1 डैश एक्स का समाकलन करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, f1 एक्स प्राप्त होता है। यदि पुनः हम ये जो f1 एक्स है इसका समाकलन इसका अवकलन करें, जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको डेरिवेटिव f1 डैश एक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, f1 डैश एक्स प्राप्त होता है। यदि पुनः ये हमको क्या मिल गया, डेरिवेटिव प्राप्त हो गया, तो इसी डेरिवेटिव को तो समाकलन किया गया है। बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि यदि आप f1 डैश एक्स का समाकलन करते हैं तो आपको f1 एक्स प्राप्त होता है। आप पुनः f1 एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, f1 डैश एक्स प्राप्त होता है। ये डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इसी डेरिवेटिव का समाकलन किया गया, तभी तो कहते हैं कि ये समाकलन एंटी डेरिवेटिव है। इतनी सारी चीज़ें समझ में आई। इसी तरह का यदि आपको दूसरा फलन दे दिया कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर दे दिया है कि f2 डैश एक्स, आप इसका x सापेक्ष समाकलन करना है तो ये क्या होगा, f2 एक्स प्राप्त होगा। यदि f2 एक्स का हम पुनः अवकलन कर दें, क्या कर दें, पुनः अवकलन कर दें तो इसका डेरिवेटिव क्या प्राप्त हो जाएगा, जानते हैं, ये हमारा मिल जाएगा f2 डैश एक्स प्राप्त होगा। वापस से ही मिल गया, जो समाकलन के अंदर ये डेरिवेटिव का ही तो समाकलन किया गया है। ये हमारा डेरिवेटिव जो हमको ये अवकलज प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, जो ये हमको अवकलज मिला है इसी का तो हमको समाकलन करना है। इसी फलन को अवकलज को ही हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, तभी तो हम कहते हैं ये एंटी डेरिवेटिव है। तो हमको ये दो फलन मिल गए। यदि ये दो फलन क्या हो, यदि जो ये f1 और f2 है इनका देख लेते हैं, ये क्या करते हैं, हम इसका हम f1 एक्स फिर प्लस या माइनस क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, यहाँ पर ये हमारा हो जाता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। क्या होता है कि ये हमारा होता है f1 एक्स प्लस या माइनस f2 एक्स। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, इसका आपका डिफ्रेंशिएशन करना था। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते थे तो दोनों को करते थे तो मिलता क्या था, f1 एक्स प्लस या माइनस जो भी हो, डेरिवेटिव इसका भी लेते थे, दूसरे फलन का भी लेते थे, f2 एक्स। इस तरह तो ये दोनों का अवकलन हमको क्या मिलता था, दोनों का अवकलज हमको प्राप्त होता था f1 डैश एक्स प्लस या माइनस इसका करते थे तो हमको क्या मिलता था, f2 डैश एक्स। हमको इसका क्या हुआ, डेरिवेटिव प्राप्त हो गया इन दोनों का। ठीक, दोनों का क्या मिल गया, डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। देखिए इसका f1 एक्स का हम अवकलन किए, जैसे हमने यहाँ पर किया था
f1x का अवकलन किए तो f1 डैश x प्राप्त हुआ, फिर इसके बाद f2x का हम डेरिवेटिव किए तो f2 डैश x प्राप्त हुआ, दोनों का अवकलज हमको प्राप्त हो गया। अब इन दोनों फलनों का यही तो एंटी डेरिवेटिव है, इसी को आप एंटी डेरिवेटिव कर दीजिए। अगर यदि आप इसका एंटी डेरिवेटिव कर देते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए इसका आप एंटी डेरिवेटिव कर लीजिए तो हो जाएगा f1 डैश x, ठीक, प्लस या माइनस क्या होगा f2 डैश x। अब क्या करना है, इन दोनों फलनों का, ये दोनों जो फलन है इसको x के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक। यदि आप दोनों का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, f1 डैश x प्लस या माइनस योग या अंतर के रूप में हो, f2 डैश x का x सापेक्ष समाकलन करते हैं, ये समाकलन में क्या होगा, ये जो समाकलन है दोनों का समाकलन होगा, दोनों का समाकलन होगा। तो देखिए क्या होता है, दोनों का जब हम समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन में पहले तो इसका देखिए आंसर क्या प्राप्त होगा, इन दोनों का हम करते हैं तो ये हमको मिलता है f1 x प्लस या माइनस ये हमारा होता है f2 x। दोनों का हमको क्या मिल गया, ये हमको डिफ्रेंशिएशन जो फलन पहले था, मतलब कहने का मतलब ये f1 x प्लस या माइनस ये वाला प्राप्त हो गया, ठीक, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये पहले वाला प्राप्त हो गया। अब इसी फलन का कह रहा है कि आप दोनों का यदि आप समाकलन करते हैं, इन दोनों का आप समाकलन करते हैं तो ये समाकलन दोनों का होगा, दोनों का होगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ये दोनों का समाकलन आप कीजिए, तो आप क्या करेंगे, दोनों का समाकलन करेंगे ना, तो यहाँ से आप लिखिए दोनों का समाकलन करेंगे, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिए इधर, ये क्या हो जाएगा हमारा dx प्लस या माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा f2 x dx, ठीक। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, समाकलन दोनों का करते हैं। बात समझ में आई, इतना तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ है। तो देख लीजिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद कहने का मतलब ये है कि जब दो फलन योग या अंतर के रूप में हो तो समाकलन दोनों का करते हैं, ठीक। क्या होता है, समाकलन दोनों करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समाकलन, यदि आपको दो से अधिक फलन हो तो क्या करते हैं, बाय द वे यदि आपको दे देता है कि समाकलन अगर दो से अधिक दे दिया तो क्या करते हैं, देखिए हम थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं, ठीक। यदि आपको दे दिया, इसी वाले में देख लेते हैं, ठीक। यदि हम इधर से थोड़ा सा कर लेते हैं, यदि आपको समाकलन यहाँ पर दो है, अगर तीन देता है क्या करते हैं, जैसे हमने देखिए इंटीग्रेशन दिया है, क्या दिया है f1 x फिर प्लस या माइनस दे दिया है f2 x, सॉरी f1 डैश है, ठीक, ये हमको ध्यान में रख के चलना है, f1 डैश ये f2 डैश x फिर प्लस या माइनस f3 डैश x। आपको इन तीनों का यदि समाकलन करने के लिए दे दिया, तीनों का यदि समाकलन करने के लिए दे दिया तो आप क्या करेंगे, जानते हैं क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, आप तीनों का समाकलन करेंगे। कैसे, जैसे में यह प्राप्त हुआ, इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका हम करेंगे तो f1 x प्लस या माइनस f2 x, समाकलन लगाते हुए चलेंगे ना, तो इसका करेंगे तो ये हमारा dx प्लस या माइनस f2, इसका भी इंटीग्रेशन f2 x, ठीक। फिर इसके बाद इसका x सापेक्ष समाकलन करना है तो दिखाते हुए चलेंगे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा dx, फिर इसके बाद या प्लस या माइनस इंटीग्रेशन f3 x, ये हमारा dx। इस तरह हम ये वाला देखिए, इसको हम यहाँ पर लिख दिए, इस पर सुधार नहीं था तो इसलिए इसको हमने नीचे लिख दिया। तो अगर तीन फलन, दो से अधिक फलन दिए, देखिए यहाँ पर दो ही फलन दिया था तो इसका हम दोनों का समाकलन करते थे, अलग अलग समाकलन करते थे, f1 x dx प्लस या माइनस f2 x dx। इसी प्रकार यदि तीन फलन दिए हों, f1 डैश x प्लस या माइनस f2 डैश x प्लस या माइनस f3 डैश x, मतलब इसका, तो ये दो तीन फलन है, इसका समाकलन दे दिया तो हम क्या करेंगे, समाकलन तीनों का करेंगे, समाकलन तीनों का करेंगे। तो देखिए समाकलन में होता क्या है, तीनों का हम करते हैं तो कैसे, तीनों का बारी बारी समाकलन करते हैं, f1 x dx प्लस या माइनस f2 x dx प्लस या माइनस f3 x dx, इस प्रकार तीनों का समाकलन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर
एग्जाम्पल लेके करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि हमने अभी बताया था कि जब दो फलन योग या अंतर के रूप में हो, या दो से अधिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है कि दो ही फलन हो, उसमें 2 4 6 अलग अलग हो सकते हैं। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि 2 से 2 हो या 2 से अधिक हो तो बारी बारी सबका समाकलन करते हैं। जैसे में देखिए हमने क्या है यहाँ पर पहला फलन दूसरा तीसरा, यानी तो हमने पहले फलन का समाकलन किया, दूसरे फलन का समाकलन लिया, तीसरे फलन का समाकलन लिया, इस तरह डॉट डॉट करके आगे तक भी होगा तो आगे तक समाकलन करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया। चलिए इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक, चलिए यह दिया है एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि दिया है समाकलन में, क्या दिया है समाकलन में, x पावर में 8, फिर इसके बाद प्लस में दिया 1/x, माइनस में e रेज़ टू द पावर x, प्लस में 5, और इसका हमको क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे, चलिए भैया समाकलन कीजिए। समाकलन कैसे करना है, पहले हमारा फार्मूला देखिए क्या कहता है, 2 1 2 3 4, इसमें 4 फलन है, योग अंतर के रूप में दोनों है क्योंकि प्लस है माइनस भी है, प्लस माइनस दोनों से जुड़ा है। तो हम क्या करें, समाकलन सभी का लेंगे। तो चलिए सभी का समाकलन लीजिए। तो क्या होता है, इंटीग्रेशन x पावर में 8, ये हमारा dx, फिर इसके बाद प्लस में इंटीग्रेशन 1/x, ये dx, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन सॉरी माइनस है ना, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर हम e रेज़ टू द पावर x dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन 5 dx। ठीक, अब देखिए होता क्या है, समाकलन करने से पहले हम ये जानते हैं कि इसके पहले हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर फलन में कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाइड के रूप में हो, तो उस कांस्टेंट को समाकलन के बाहर कर लीजिए। तो इसको हल करने से पहले आप देख लीजिए, चलिए हम हल कर ही लेते हैं, इधर से हल करके चलते हैं, उधर से कॉम बाहर निकालेंगे। तो ये क्या होता है, x पावर में 8 प्लस 1 में 8 प्लस 1 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि फार्मूला हमारा ये कहता है कि यदि इंटीग्रेशन आप किसी x पावर n में, किसी वेरिएबल पावर में अगर n हो तो उसका आप समाकलन अगर x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसमें वो होता है कि x पावर में n प्लस 1 घात में 1 जुड़ जाता है और जो घात होती है वो बटे के रूप में आ जाती है। ठीक, तो इस तरह हमने इसके क्या किया, 8 प्लस 1 में 8 प्लस 1 प्लस में ये देखिए अब क्या करेंगे, 1/x का फार्मूला हम जानते हैं, इसका फार्मूला ये होता है कि 1/x का आप समाकलन कर रहे हैं x सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक कांस्टेंट सी होता है, तो अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा log mod ऑफ x, ये इसके बाद माइनस है, e रेज़ टू द पावर x का हम फार्मूला में ही पढ़े थे, e रेज़ टू द पावर x का आप समाकलन करते हैं तो ये एज इट इज ही प्राप्त होता है। तो इसका समाकलन e रेज़ टू द पावर x ही प्राप्त होगा। फिर प्लस में आप यहाँ कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे। ठीक, कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे, जब आप कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बचता क्या है, यहाँ पर 1 dx या dx ही बचता है। ठीक, और इसके साथ c1 कांस्टेंट जुड़ता है। ठीक, तो कांस्टेंट जुड़ता है तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारा, ये हमको क्या मिला, हमको मिला इसलिए ये मिला कि x पावर में 9/9, फिर प्लस में log mod ऑफ x, माइनस में e रेज़ टू द पावर x, प्लस है तो 5, यहाँ देखिए x dx 1 है, यहाँ dx का मतलब 1 ही है। ठीक, या 1 ही दिया रहता तो क्या करते हैं आप, समाकलन उसका तो 1 ही करते हैं, तो अब क्या कर लेंगे, समाकलन 1 का x कर लेते हैं। फिर प्लस में देखिए ये c1 प्लस में c2, क्योंकि एक बार हमने समाकलन इनका कर दिया था तो इन सभी का हमने आर्बिट्री कांस्टेंट c1 लिया, लेकिन इसका हमने अभी नहीं लिया क्योंकि इसका अभी 5 कॉमन करना था, तो हमने c1 प्लस c2, इस तरह बहुत सारे असंख्य आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसलिए हम तो c1 c2 न करके एक ही ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा फाइनल आंसर मिलेगा क्या, x पावर में 9/9 प्लस में log mod ऑफ x माइनस e रेज़ टू द पावर x, प्लस में ये 5x प्लस में c, हमको c1 c दोनों का करके क्या कर लेते हैं, हम इसका एक ही रख लेते हैं। तो हमारा इंटीग्रल क्या प्राप्त हो गया, हमको ये वैल्यू प्राप्त हो गई। बात समझ में आई कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने योग या अंतर के रूप में फलन लेकर के एक एग्जाम्पल लेके हमने समाकलन कर दिया। अगर ज़्यादा स्पीड हम बता रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप ज़्यादा स्पीड बता रहे हैं, हम कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे। ठीक,
तो इस तरह हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। दो फलन या दो से अधिक फलन योग या अंतर के रूप में हो तो उन सबका हम समाकलन करते हैं। बारी बारी से सभी का पहले समाकलन लेंगे, फिर इसके बाद जो फार्मूला होगा फार्मूला अप्लाई करेंगे, परमेयीकरण, रेशनल जो भी करना हो उसमें आप करेंगे। तो इस तरह हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा इंटीग्रल प्राप्त हो गया। बात समझ में आई? चलिए अगला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कांस्टेंट भी है, दोनों है, योग भी है और कांस्टेंट भी जुड़ा है। तो क्या दिया है, एक्स ए इंटू एक्स क्यूब प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन भी दिया है, ए एक्स क्यूब प्लस में दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। अब इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। चलिए अब समाकलन कीजिए। समाकलन करेंगे तो सबसे पहले हमने फार्मूला जाना था कि यदि फलन में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड के रूप में हो तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। पहले आप सभी का समाकलन कीजिए। पहले इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले देखिए सभी फलन है योग या योग के रूप में है तो सभी का पहले आप समाकलन कीजिए। समाकलन कीजिए, होगा ए एक्स क्यूब डी एक्स सापेक्ष समाकलन करना है, प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर देंगे बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सी एक्स, यहाँ पर दिया है डी एक्स सापेक्ष समाकलन करना है, प्लस में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में डी ए हमारा जो है कि डी एक्स। ठीक, ये कांस्टेंट है तो हम इसका समाकलन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जितने कांस्टेंट है पहले आप समाकलन के बाहर कीजिए तो क्या हो जाएगा, आप समाकलन के जब बाहर करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, समाकलन के बाहर कर लिए तो ये एक्स क्यूब डी एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर ये प्लस में सी बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स डी एक्स, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये हमारा डी बाहर हो जाएगा। ठीक, डी बाहर हो गया क्योंकि डी कांस्टेंट का काम कर रहा है तो डी बाहर हो गया, तो इंटीग्रेशन में डी एक्स हो गया। बस समझ में। अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ से अब हम फार्मूला लगाते हैं, वही फार्मूला जो एक्स पावर में एन है जो अभी हमने लगाया था कि एक्स पावर में एन हो, आप इसका समाकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स पावर में एन प्लस वन जो पावर में होगी वो अपान के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो फार्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स पावर में 3 प्लस वन अपान में 3 प्लस वन प्लस में ये बी एक्स पावर में 2 प्लस वन अपान में 2 प्लस वन प्लस में ये सी हमारा बाहर ही है तो बाहर ही रहने देंगे, एक्स पावर में ये कुछ नहीं है तो 1 प्लस वन अपान में 1 प्लस वन प्लस में देखिए ये डी हमारा क्या है, डी हमारा कांस्टेंट है तो डी को रहने देंगे एक्स का, चूँकि यहाँ पे डी एक्स है तो इसका 1 ही मान लेते हैं तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस इसके साथ कांस्टेंट सी। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अब हमारा होगा ए एक्स पावर में 4 अपान में 4 प्लस में बी एक्स पावर में 3 अपान में 3 प्लस में सी एक्स पावर में 2 अपान में 2 प्लस में डी एक्स प्लस में सी। इस तरह हो गया। अब इसका हम एक स्टेप और कर लेते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, इसका हम इधर से देख लेते हैं। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम इधर से कर लेते हैं, इसका हम करते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा ए पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरह लिख सकते हैं ए पावर 4 एक्स पावर 4 फिर प्लस बी पावर 3, यहाँ बी बटा 3 एक्स पावर में 3 प्लस में सी है यहाँ पर लिखते हैं सी अपान में 2 एक्स पावर में 2, फिर इसके बाद दिया है डी एक्स प्लस में डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इस प्रकार हमारा समाकलन प्राप्त हो गया, इंटीग्रल प्राप्त हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? यदि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप हमारे वीडियो को, आप पहली बार हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो में कमेंट करें। तो ये फलन योग या अंतर के रूप में है, हम बारी बारी सबका समाकलन किए तो देखिए हमको क्या इंटीग्रल प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, ये हमारा इंटीग्रैंड है, ये हमारा इंटीग्रल इसका प्राप्त हो गया। ठीक, ये हमारा समाकल्य है और हमको क्या मिला, समाकल प्राप्त हो गया। ठीक, इतनी सारी प्रोसेस डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया। चलिए
इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम इसी पर आधारित सवाल लेकर आएंगे, ठीक, और थोड़ा से एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।